ठीक है, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी का जो स्कूल लेक्चरर का 4 तारीख को पेपर हुआ, उसके ऊपर हमने उत्तर के ऊपर बात की, कहाँ कहाँ से कैसे पूछे गए, उसके लिए एक वीडियो बनाई थी 60 प्रश्नों के हिसाब से। अब जो अगले जो प्रश्न हैं, यानी टोटल सब्जेक्ट के 140 प्रश्न है, 10 आईसीटी के वो हैं, तो 140 से जो प्रश्न हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो 60 प्रश्नों के ऊपर पहले मैंने बात की थी। पेपर का लेवल पिछली क्लास के अंदर भी मैंने बात की थी, काफ़ी अच्छा है, पिछली बार से बेहतर थे फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। हम मेरिट के ऊपर भी बात करेंगे, किस प्रकार से क्या रह सकती है। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जिनके सेकंड पेपर अच्छा होने के बावजूद फर्स्ट पेपर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं 40% वाला, तो वो भी एक बैरियर है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हमारी मेरिट को भी प्रभावित करेंगी। अब यहाँ पर जो हमने ऑल ओवर जो प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ में ये देखने का प्रयास किया गया है कि भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ से उत्तरों की बात की गई है। तो मैंने पहले भी बताया था कि भाई हमारे जो नोट्सों की अगर बात की जाए और एनसीईआरटी की अगर बात करें, जिस भी विद्यार्थी ने, क्योंकि नोट्स हैं वो पर्टिकुलर किताबों में से ही बनाए जाते हैं, तो उन नोट्स और जो एनसीईआरटी है उसको अगर हम देखते हैं तो 120 से 25 के बीच में यानी प्रश्न सोल्व हो सकते हैं। अब हमें याद कितने रहते हैं वो एक अलग बात है, क्योंकि पेपर हॉल के अंदर निश्चित रूप से ऐसा रहता है कि भाई सारी की सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। नोट्सों के अंदर भी मैंने काफ़ी एक तरह से कुछ चीज़ों को सॉर्ट करने का भी प्रयास किया था, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें अगर हम किताब की वहाँ पे अगर लिख दें, एक एक टॉपिक के ऊपर अगर 50-50 पेज होंगे तो फिर हमें याद भी नहीं रहता है। कोई लिखने की बात अलग होती है, लेकिन जब याद करते हैं तो मुश्किल होता है काम। तो काफ़ी सिलेक्टेड हमने यानी प्रयास किया था और डायरेक्शन भी ठीक थी। एक अच्छे कंपटीटर के पास में जितना मैटर होना चाहिए वो हमारे पास है था। अब यहाँ पर जो बात की गई अगर करूं मैं इस पेपर के अंदर, तो मेरे विचार से 10 प्रश्न तो ऐसे थे कि जिनको हम छोड़ सकते थे वहां पे सीधे सीधे। 140 अगर सब्जेक्ट की अगर बात करते हो 150 में से, तो 10 प्रश्न तो ऐसे थे कि जिनको अगर हम वहां पे अटेम्प्ट न करते तो ज्यादा बेहतर रहता। हालांकि थोड़े भी हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हो सकता है किसी का मन कर गया होगा कि पूरे के पूरे करूं, तो उन प्रश्नों में फायदा नहीं होता है। और अब भी हम उत्तरों की जो बात करेंगे, भाई आप लोग तो पेपर हॉल के अंदर थे, पेपर से बाहर आने के बाद बावजूद जो प्रश्नों के उत्तर एक तरह से बताए हैं, मेरे साथियों ने भी बताए होंगे, मैं भी बता रहा हूं, तो उसमें भी मैं ये मानता हूं कि 3-4 प्रश्न अभी भी ऐसे हैं जिनके उत्तर के ऊपर मुझे तो अभी भी डाउट है। और वो 4-5 जो प्रश्न हैं उनके जो फाइनल उत्तर एक तरह से हैं वो आरपीएससी के ही माने जाएंगे। तो ऐसा कोई अभी उनको अपना एक तरह से ये नहीं मान के चले कि भी मैंने बता दिया या किसी और ने बता दिया तो वो आंसर की फाइनल होगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आरपीएससी की जो आंसर की है वही फाइनल होगी। आप अपने आंसर अब अगर चेक करते हो तो 2-3 जगह से या आपकी जो पाठ्य सामग्री है उसमें से जिन जिन प्रश्नों के ऊपर डाउट लग रहा है उनको आप बेहतर सोर्स से खोजने का प्रयास करें। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं, जैसे भी समय मिलेगा मैं भी उनके उत्तर खोजने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अभी उनके ऊपर बाकी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हो तो जैसे हम जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं वैसे ही सिचुएशन आप उससे बेहतर ही हो, जो क्योंकि कंपटीटर जो होता है वो उस समय ज़्यादा चीज़ें पढ़ता है यानी पढ़ाने वाले से भी। तो आपने एक अच्छा प्रयास किया है, हो सकता है कि कुछ सोर्सों के माध्यम से आपको भी उत्तर मिल जाएं जो हमें नए ध्यान आ रहे होंगे। तो अधिकांशतः जो प्रश्न है वो कहाँ कहाँ से कैसे पूछे गए। हालांकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न काफ़ी मुश्किल पूछे गए हैं और सेटलमेंट के अंदर भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो हमें दिक्कत दे रहे हैं। भूआकृतिक विज्ञान का भी 1-2 प्रश्न काफ़ी मुश्किल था। तो मैंने बताया था कि 10 से 1 प्रश्न तो काफ़ी मुश्किल जो है एक तरह से छोड़ने लायक होते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ पे छोड़ भी देना चाहिए। अब बिना देरी किए यानी हम आगे की बात करेंगे और आप इस नंबर के ऊपर नंबर अंकों से बोलिए 90 11,545, इसके ऊपर आप एक छोटा सा काम करें, थोड़ा सा अनुमान लग सके उस बेस के ऊपर खुद का आप नाम लिख लीजिए और आपके फर्स्ट पेपर में कितने हैं, सेकंड पेपर में कितने हैं, कैटेगरी आपकी कौन सी है वो लिख देना।
जनरल, SC ST, OBC, EWS जो भी हैं, और टोटल मार्क्स यानी कुल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, यानी फर्स्ट में कितने हैं, सेकंड में कितने होंगे और टोटल कितने होंगे, और आपकी कैटेगरी कौन सी होगी। तो ये 4 चीज़ें आप इस नंबर के ऊपर एक तरह से व्हाट्सअप कर दें, ताकि उससे थोड़ा सा हमें आंकलन लग सके। हालांकि प्रथम दृष्टि अगर देखूं तो मैं पिछली बार से ऊपर नहीं मानता हूं मेरिट को, अभी तक के जो रुझान है, बाकी आप लोगों के जैसे नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम और स्टिकता के ऊपर यानी बात कर सकते हैं। हालांकि मेरिट के ऊपर पहले से सारी चीज ऑल ओवर कहें कि ऐसा होगा तो वो चीजें होती नहीं है, लेकिन आइडिया लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है 61 जो हमने देखा है कि ये कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं कि मैं ये कहता हूं कि चाहे वो नोट्स आपने खुद ने तैयार किए हों, चाहे मेरे होंगे या किसी और से आप अच्छे से अगर पढ़े होंगे, तो वो चीज़ें यानी वहां से अटेम्प्ट हो रही है। मैं जो 120-25 की बात कर रहा हूं तो वो न केवल मेरे पास थे, उनके हो रहे हैं। एक अच्छे तरीके से अगर आपने अपनी पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित किया है तो उसमें से भी आप भी वहां तक पहुंच रहे थे। अब ये जो प्रश्न है यहाँ पे अगर देखो किताबों के नाम की बात की गई है, पीटर हैगेट की बात करेंगे, सोरले और बंगे और हैंगरस्टेड की बात करते हो, तो ये बार बार यहाँ पर मैंने ब्रिटिश भूगोल वेता के अंदर आप देखोगे पीटर हैगेट की ये किताब है जो 1 नंबर के ऊपर हमने लिखी है, सेम वही किताब है। ज्योग्राफी है मॉडर्न सिंथेसिस, ये पूछी है। और दूसरी ये जो बंगे की जो किताब है यहाँ पे बंगे के अनुसार अगर देखते हो पुस्तक इसकी थ्योरेटिकल ज्योग्राफी, तो ये यहां पर आप देखोगे पीटर हैगेट ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस, यानी अब आप देखोगे कि ए के अंदर 2, सिर्फ इन 2 के अंदर है, तो इसका मतलब 2 और 3 के अंदर आपकी बात आती है। फिर बी के अंदर 3-3 दे रखा है, इसका मतलब आरजे सोरले की फिजिकल ज्योग्राफी सिस्टम अप्रोच आ जाएगी। फिर अभी हमने देखा कि विलियम बंगे की अगर बात करें तो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी 1 ये आ गया, और हैंगरस्टैंड की इनोवेशन डिफ्यूज। इनोवेशन के ऊपर बात करेंगे, प्रसरण की बात करेंगे, तो यहां पर टी हैंगरस्टैंड की बात आती है। ये किताब जो है ये भी कई बार पूछी गई है, तो 3 नंबर इसके अंदर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 62 देखें तो ये वापिस रिपीट हो गया, जो बी ग्रुप के अंदर हमें प्रश्न पूछा था, सेम वही प्रश्न एक तरह से वापिस हुआ। कि उसमें 22-23 के अंदर सिर्फ इतना पूछा था कि किस जिला युगम में राजस्थान में चावल उत्पादन सर्वाधिक था, तो उसमें एक ही था बूंदी, और यहाँ पे 2 दे दिए, यानी बूंदी और हनुमानगढ़ की बात की है 2022-23 के अंदर। ये देखिए आप यहाँ पे मैंने उस दिन भी बात की थी कि भी 2 या 3 पूछे जा सकते हैं। एक सूत्र भी लिखा था चावली बूहा कोटा, यानी तो यहाँ पे बूहा मतलब बूंदी और हनुमानगढ़ और कोटा, तो 2 दे दिए ये, तो ये 2 बार आ गया। मतलब एक तरह से 3 तारीख को जो पेपर था उसमें भी हो गया और 4 तारीख वाले पेपर में हो गया, तो बूंदी और हनुमानगढ़ की बात आ गई। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए, ये प्रश्न मानवतावादी भूगोल मनुष्य को आर्थिक मानव मानता है। मानवतावादी भूगोल मानव जागरूकता, मानव संक्रियात्मक, मानव चेतना और मानव रचनात्मक की केंद्रीय भूमिका निभाता है। ये आर्थिक मानव नहीं मानता है। हमने यहाँ पे जब मानवतावाद की जो बात की थी तो उसके अंदर आप ये देखिए, मानवतावाद जो है मानव के विचार, अभिरुचि, मूल्यों पर बल देता है, और इसमें मानव समाज के कल्याण की बात की गई है। यहाँ पे जब आप विशेषताओं को देखते हो तो यही शब्द दिए गए हैं वापिस, मानवतावादी भूगोल। ये पहले भी कई बार आ चुकी हैं बातें कि मानव जागरूकता की बात, मानवीय अभिरुचि की, और अभिरुचि की केंद्रीय और सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। क्योंकि हमने ये भी लिखा है कि तो ये मानवतावादी भूगोल मनुष्य को आर्थिक मानव मानता है, ये ठीक नहीं है। और नीचे वाली जो बात है, मानवतावादी भूगोल मानव जागरूकता, मानव संक्रिया, मानव चेतना, मानव रचनात्मक की केंद्रीय और सक्रिय भूमिका को स्वीकार करता है। सेम इसी सेंटेंस को इन्होंने वापस एक तरह से उठाया है। तो ए जो है वो गलत हो गया, आर सही हो गया, 4 नंबर के अंदर दे रखा है। ये साथ में प्रश्न बताने का मेरा पर्पज ये है कि जो भी विद्यार्थी आगामी जो तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम ये जरूर करें कि जितने भी पुराने पेपर हैं उनके एनालिसिस करें, उनके डाटा को कलेक्ट करें और उनको ठीक से याद करें। हो सकता है आपके 2 या 4 प्रश्न अटेम्प्ट कम हो जाएं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव आपके जितने कम जाएंगे उतने ही आप बेहतर रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी पाठ्य सामग्री आपके पास में कलेक्ट हो जाए तो उससे कोई सिलेक्शन नहीं होता है। पाठ्य सामग्री सीमित होनी चाहिए, सेलेक्टिव होनी चाहिए, और वो फिर आप कितने उसको कितनी बार यानी उसको रिवीजन कर पाते हो वो महत्वपूर्ण रहेगा। यथार्थवाद से संबंधित यानी बात की गई है। यथार्थवाद के संबंध में हमने यहां पर जो बातें की गई है कि यथार्थवाद अगर देखते हो कि ये जो दृष्टिकोण है इसके अनुसार यथार्थता वास्तविकता यानी मस्तिष्क के सोचने से स्वतंत्र होती है, न कि मस्तिष्क पर निर्भर होती है। इन्होंने तो पहली बात ये लिखी है कि यह मस्तिष्क पर निर्भरशीलता है, इसका मतलब ये गलत है। इन्होंने पूछा है कि यथार्थवाद से संबंधित सही कथनों का चयन करना है, तो सही कथन कौन सा है। दूसरी अगर बात देखते हैं, यथार्थ आदर्शवाद में यथार्थता वास्तविकता यानी मस्तिष्क पर निर्भर होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। तो यह आदर्शवाद की एक तरह से क्या है, यह आदर्शवाद के सदृश है तो नहीं है। यह निगमनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा है, नहीं है, यह आगमनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। सिर्फ एक बचता है, यह भौगोलिक व्याख्या के सिद्धांत और मॉडलों पर बल देता है। अगला जो प्रश्न है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के ऊपर अगर देखते हो तो मनुष्य की किसी भी प्रत्युत्तर यानी व्यवहार के ऊपर बात की गई है। यहां पर जो एक तरह से प्रश्न जो पीछे दिया है ऐसा है, व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण को पूर्णतः स्वीकार करता है, नहीं करता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद मनुष्य के अनुभव तथा संज्ञान पर बल देता है। ये बात ठीक है कि व्यवहारवाद संज्ञान से संबंधित आ जाएगी। व्यवहारवाद क्रिया संज्ञान प्रक्रिया द्वारा अभिप्रेरित है। इसी से सेंटेंस से संबंधित यानी बार बार यहां से यानी एक तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके ऊपर हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो ये व्यवहारवाद मूल्य निरपेक्ष तथा वस्तु निरपेक्ष को पूर्णतः स्वीकार करता है, ये गलत है, और नीचे वाली बात है वो ठीक हो गई। इसका मतलब ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, ये मुश्किल प्रश्न था कि दीर्घ अवधि वाले भूवैज्ञानिक प्रक्रमों और स्थल रूपों में मंद किंतु प्रगामी परिवर्तन की दशा के अध्ययन हेतु प्रयोग में लिए जाने वाला मापक है। ये सविंद्र सिंह की जो भू आकृतिक विज्ञान है उसके अंदर आप देखोगे तो इस प्रकार से वहां से सीधे के सीधे इसको बनाया है कि ये स्केल जो एक तरह से दिखा रखे हैं, जिसमें आप देखोगे चक्रीय समय, प्रवणित समय और स्थिर समय की बात की गई। तो यहां पे जो चक्रीय समय लिखा है उसके अंदर बात कर रखी है कि भवाकृतिक प्रक्रमों और स्थल रूपों में मंद किंतु प्रगामी परिवर्तन होता है। तो यहां से ये एक तरह से प्रश्न बनाया गया है। तो चक्रीय समय जो 4 नंबर ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये भी सविंद्र सिंह की बुक में से यहाँ पे जो बात की गई है, एक तरह से एक साइड में युग दे दिए, एक साइड में दक्षिण ध्रुव की स्थिति बात की गई। वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसके अंदर बात की गई है कि दक्षिण ध्रुव की स्थिति किस किस समय में क्या क्या रही है। तो इसमें से सिल्यूरियन युग में मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में ये ठीक बात की गई। कार्बोनिफेरस डरबन के पास है, ये भी ठीक बात की गई। ट्रशियरी युग की अगर बात करें तो अफ्रीका के दक्षिण में 73 न होकर के 53 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास है। ये इसी प्रकार से था। यहां से इन्होंने ध्रुवों का जो स्थानांतरण की बात की गई है युग दे दिया और दक्षिणी ध्रुव की बात कर ली। तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि अपने को 53 की जगह वहां पे 73 लिख दिया। बाकी दोनों ठीक है, तो ए और बी ठीक रहेगा, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ये कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय शोध पत्रिका ज्योग्राफर्स प्रकाशित करता है। देखो एग्जैक्ट मैं अभी इसका उत्तर नहीं देख पाया, और जहां तक मुझे याद आ रहा है जो पहले से पढ़ा हुआ उसके अकॉर्डिंग शायद इसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय होगा। 100% मैं इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरे विचार से ये ठीक हो सकता है। बाकी समय मिला तो इसको खोजेंगे। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह के कारण क्षैतिज संचलन पर आधारित है। इसके लिए हमने एक सारणी भी बनाई थी, जब पढ़ रहे थे तो मैंने यहां पे बात की थी कि भी इस प्रकार से पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को 2 भागों के अंदर अगर बांटते हो कि जो ये लिखा है कि क्षैतिज या पार्श्विक गति पर आधारित सिद्धांत, क्षैतिज या पार्श्विक गति पर आधारित सिद्धांतों को 2 आधार पे बांट दिया, एक संकुचन सिद्धांत और एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो यहाँ पे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में से इन्होंने
दो शब्द उठा लिए, कौन कौन से? एक तो जोली की बात कर ली, एक जोली और दूसरा होम्स। ये यहां से पहले भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि क्षैतिज पे आधारित कौन से हैं, लंबवत पे आधारित कौन से हैं। इसमें आप देखते हो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पे आधारित कौन से हैं, संकुचन आधारित कौन से हैं। तो यहां से बार बार इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यही प्रश्न एक तरह से था। तो इसमें आप देखोगे कि होम्स और जोली जो हैं बी और डी, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न की बात की गई है, ये मैंने बात की थी कि उस समय भी कहा था कि बार बार यहां से प्रश्न पूछ रहे हैं और पिछले 4-5 पेपरों के अंदर आप लगातार यहां से प्रश्न आ रहा है। गौण जो प्लेटें हैं उनकी स्थिति के ऊपर आ रहे हैं। पिछली बार भी पेपर के अंदर आया था, इस बार भी आया था, कॉलेज लेक्चर में भी आया था। तो और अब 3-4 सालों में लगातार प्रश्न आ रहा है। ये स्कोटिया, कैरोलिना, बिस्मार्क, जुआन डी फूका आ जाएगी। तो यहां पे हम देखते हैं ये इनको उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इस क्रम से भी पूछते हैं। यहां से एक तो दे दिया, स्कोशिया स्कोटिया की बात करते हो, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में, ये ठीक है। फिर उन्होंने एक आपको दे रखी है, तो ये तो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य, ये ठीक है। कैरोलिना की बात करते हो, फिलीपींस और इंडियन ऑस्ट्रेलियन के बीच में है। यहां पे इसको लिखा भी गया है इनके बारे में, अगर आप देखते हो तो ये देखिए, कैरोलिन प्लेट न्यू गिनी के उत्तरी भाग में, पूरा शब्द ये पहले भी आया हुआ है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और फिलीपींस के मध्य स्थित है। तो यहां से एक शब्द आपका ये हो गया, तो ये भी ठीक है। कैरोलिन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन व फिलीपींस के मध्य है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कैरोलिन वाला, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बिस्मार्क की बात करते हो, लाल सागर अरब सागर के मध्य है, नहीं। बिस्मार्क को अगर आप देखते हो तो यहां पे ये देखिए, बिस्मार्क जो प्लेट है वो पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है, इसका मतलब ये गलत है। और एक दे रखा था जुआन डी फूका, जो उत्तरी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य है, इन्होंने दे दिया दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत के पास, इसका मतलब ये गलत है और ये गलत है। क्योंकि आप देखोगे तो यहां पर ये दिखा रखा जुआन डी फूका इस जगह पे है, उत्तरी अमेरिका के पास में, जो रोकीज पर्वत श्रृंखला की बात करें, ये एंडीज की यहां पे बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें दो ठीक होंगे, ए और बी। तो 1 नंबर जो उत्तर है वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अगले प्रश्न कि ढालों के विकास में सर्वत्र एक रूपतावाद के सिद्धांत की झलक पाई जाती है। ये भी काफी मुश्किल सवाल है, भूआकृतिक विज्ञान में से ढाल विश्लेषण वाला जो पार्ट है उसमें से दिया गया है। इसको प्रथम दृष्टया देखने से इसका उत्तर नहीं मिला, तो इसको डिटेल में जैसे समय मिलेगा जरूर देखेंगे। अभी तक मैं इसके ऊपर कोई आपको उत्तर नहीं बताना चाहूंगा कि भी ये है ये है, तो इसको छोड़ते हैं अपने। यहां से बार बार प्रश्न आ रहा है, वही वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया, उससे पहले भी कई बार आ चुका है, जिसमें हमें इस प्रकार से बात की गई है कि एक पदार्थ जो R1 है वो सर्वत्र है, और दूसरा R2 की अगर बात करते हैं वो स्थानिक है और अशुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में उद्योग कहां पे लगेगा? तो ये एक सारणी जो यहाँ पे हमने बना रखी है कि जिसमें एक पदार्थ अशुद्ध है और दूसरा शुद्ध है। तो अगर आप देखते हो कि R1 और R2 जैसे लिखा है, रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2, तो जहां पे अगर अशुद्ध होगा उसके पास में लगेगा, R1 के पास में जैसे दिखा है। तो यहीं से ये सवाल, ये बार बार यहां से ऐसे प्रश्न पूछे गए, तो सेम वही प्रश्न वापिस यहां से रिपीट कर लिया कि वेबर के मॉडल में यदि एक कच्चा पदार्थ सर्वत्र उपलब्ध है और दूसरा कच्चा पदार्थ स्थान विशेष पे और अशुद्ध है, तो यानी स्थानिक कच्चे पदार्थ के ऊपर उस इंडस्ट्री को लगाया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसमें अगर हमें एक ऑप्शन अगर आ रहा है तो भी काम चल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी डेविस के भौगोलिक चक्र की युवा अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें आप देखिए बाकी सारी लिखी है, लेकिन मैं प्रौढ़ावस्था के ऊपर अगर आप देखते हो तो प्रौढ़ावस्था के अंदर आप देखोगे सबसे पहले यानी घाटी का जो चौड़ा होना होता है, कि प्रौढ़ावस्था की जब शुरुआत होती है तो यहां पे आप देखते हो तो घाटियां
चौड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, किसमें? प्रौढ़ावस्था के अंदर। तो यहां पे अगर आपने ये एक ऑप्शन भी अगर काट दिया कि भाई घाटी का चौड़ा होना, ये ए, तो ये आपका ऑप्शन कट गया। तो इसका मतलब 1 और 4 तो हो नहीं सकते, बी सी है या बी सी डी है, मतलब बात ये है। इसमें अगर आप देखोगे तो अब देखो ऐसे प्रश्न अब करते हो, बी और सी इसमें भी दे रखा है, बी और सी इसमें दे रखा है, अब एक डी के ऊपर जाना है आपको, सरिता अपहरण। तो यहां पे अगर युवा अवस्था के अंदर बात करते हो तो इसके अंदर सरिता अपहरण करना, ये भी एक इसकी युवा अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो इसके अंदर आपका उत्तर जो है वो आ गया बी सी डी, 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत का प्रतिपादन अगस्त लोस ने नहीं किया? यहां पे बात की गई कारखाना की स्थिति निर्धारण के लिए इन्होंने 3 बातें की हैं, यहां पे मैंने लिखाया था, ये देखिए। लोस द्वारा कारखाना स्थिति निर्धारण के 3 सिद्धांतों की अगर बात करें तो ये 3 सिद्धांत पहले भी पूछे गए, जिसमें लागत आधारित सिद्धांत की बात की गई है, कुल प्राप्ति की बात की गई है, लाभ आधारित की बात की गई है। तो यही प्रश्न एक तरह से था जिसमें लागत आधारित कारखाना आ गया, लाभ आधारित आ गया और कुल प्राप्ति आधारित आ गया। इसका मतलब अगस्त लोस ने नहीं किया, किसको? मांग आधारित। तो ये आपका उत्तर इसमें से ठीक हो जाएगा। यानी बहुत शॉर्ट में चीजें लिखने का प्रयास किया और उसके हम निकट भी रहे कुछ चीजों को छोड़ करके। औद्योगिक अवस्थिति के क्षेत्र खर्च वक्र सिद्धांत संबंधित है, बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, पिछले कॉलेज लेक्चर में भी था। और यहां पे अगर आप देखोगे कि सीमांत स्थिति डीएम स्मिथ का जो सिद्धांत है, इसके अंदर आप देखोगे कि इसका जो आधार रखा गया है क्षेत्रीय लागत वक्र रेखा और क्षेत्रीय आय के ऊपर। तो यहां पर जो बात की गई है यही प्रश्न है एक तरह से कि औद्योगिक अवस्थिति का क्षेत्र खर्च वक्र सिद्धांत संबंधित है, तो डीएम स्मिथ से संबंधित है। अगला प्रश्न वाल्टर इजार्ड की जो बात की गई है, इजार्ड वाला जो प्रश्न है ये मुश्किल प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है कि इजार्ड ने निम्नलिखित में से किस भूगोलवेताओं के कार्यों को एकीकृत करके अवस्थिति का एक सामान्य सिद्धांत विकसित किया है। इसमें जगदीश प्रसाद काशीनाथ वाले जो बुक है वहां पर इतनी सी बात तो लिखी गई है कि भाई इसके अंदर अगर आप देखते हो 1956 में इजार्ड ने लोकेशन स्पेस इकोनॉमिक नामक पुस्तक में आर्थिक कार्यों के स्थानीयकरण का सिद्धांत है, वॉन थ्यूनन के कृषिगत उत्पादन संबंधित और लॉस के षटभुजाकार की बात की है, इसके साथ में वेबर की बात की है। तो ये 3 तो एक तरह से आपके यहां पे इसके अंदर आ गए। अब इसमें मेरे विचार से होने ये चारों ही चाहिए, इसके अंदर यहां पर 3 की बात की गई है, तो बाकी इसका फाइनल जो उत्तर होगा वो जो आरपीसी आपको बताएगी वही रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, ये सवाल भी पहले पूछे गए हैं। यहां पे हमने कुछ वैश्विक स्तर के ऊपर जो हमारे एक टॉपिक भी दे रखा था, जैसे इसे औद्योगिकरण के कारण पर्यावरणीय क्षरण और औद्योगिक स्रोत यानी औद्योगिक जो आपदाएं थी इस नाम से हमने लिखा था। और यहां पर वायु प्रदूषण से संबंधित 4-5 घटनाओं का जिक्र किया था, जिसके अंदर आप देखते हो कि यहां पे लिखा है पोर्टोरिको यानी मेक्सिको के अंदर 1950 के अंदर वायु प्रदूषण से संबंधित घटना थी। तो यही सवाल है। और जब मैं क्लास में हो मैं टाइम भी आपने बात करी कि त्रियांग अटपटा सा शब्द कई बार लागता है, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही दिया, पोर्टोरिको घटना या दुर्घटना किस औद्योगिक आपदा से संबंधित है, यानी तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। यहाँ पे हमने वायु प्रदूषण के उदाहरण लिखे थे, रेडियोधर्मी घटनाओं के बारे में बात भी की थी। फिर ये प्रश्न भी मुश्किल प्रश्न है, हियरकोनोपोलिस और एफ्रोडिटोपोलिस नगरों का विकास किस स्थान पर हुआ। ये आरसी तिवारी वाली जो बुक है उसमें जो अन्य जो बात की गई उसमें भी है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली है उसमें आप देखोगे कि नील नदी का इस प्रकार से एक चित्र बना करके और यहां पर 2-3 शहरों की बात की गई है। तो इसमें एफ्रोडिटोपोलिस की बात की है और हियराकोनोपोलिस, तो ये नील नदी से संबंधित हैं। तो हो सकता है मेरे विचार से या तो यहां से उठाया होगा इसको, लेकिन ये मुश्किल प्रश्न था, वहां
क्योंकि सारे के सारे नगर तो नहीं याद रहते हैं। हाँ, कई बार डायग्राम वगैरह आपने देखते हैं, उसमें 2-3 शब्द अगर याद रखते हैं तो कुछ चीजें मैंने कहा था कि हमसे अछूती रही हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात विशेषतः शरणार्थियों के पुनर्वास के कारण विकसित भारतीय नगर है, तो ये नीलोखेड़ी यानी ए ऑप्शन है। ये प्रश्न पीछे भी आया था और वापिस एक तरह से रिपीट हुआ है। कई बार पूछा गया है कि सेनगुप्ता और दयासुख द्वारा किए गए भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण में कितने मध्यम क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 7 प्रमुख और 42 मध्यम जो हैं उनके अंदर एक तरह से बांट रखा है। तो इसका उत्तर एक तरह से आ जाएगा 42 ए ऑप्शन के अंदर है। अगला जो प्रश्न है, ये यहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। नगरों की जो आंतरिक संरचना से संबंधित जो मॉडल दिए गए हैं, इसमें जो ए आपको चिन्हित करके दिया है कि यहां वाला, तो ये इस प्रकार का बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस और उलेमान ने जो दिया था। इसके अंदर आप देखते हो कि यहां पर जो हमने 7 नंबर लिख रखा है, इसको इन्होंने 7 नंबर को ए मार्क करके ऐसे पूछ लिया। तो 7 नंबर के ऊपर आप देखोगे तो बहिर्वर्ती व्यापार क्षेत्र है ये वाला, तो यहां पर बाहरी व्यावसायिक जो जिले की बात की गई है, तो 2 नंबर जो ऑप्शन है वो है। तो ये कई बार यहां से नेट के अंदर भी पूछा गया है, बाकी और पेपरों के अंदर भी बहुत बार, कभी ए यहां पे दे दिया, कभी 4 वाला 3 वाला 1 2 3, यानी इनमें से सारे जो हैं या क्रम से 1 2 3 4 ऐसे भी पूछे गए हैं। फिर वापिस अगले प्रश्न को अगर देखें, ये प्रश्न मुझे तो अभी भी मुश्किल लग रहा है, बाकी अगर किसी ने स्पेशल कोई कहीं पे डिफाइन करके अगर परिभाषा को पढ़ा होगा तो अलग बात है। आकारी की रूप और संरचना का विज्ञान है तथा उस विकास से संबंधित है जो रूप पर प्रकाश डालता है, किसने कहा, यानी मॉर्फोलॉजी इज ए साइंस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विच इन्फ्लुएंस द फॉर्म, हु सेड, यानी किसने कहा। इससे मिलता जुलता हुआ ये जो स्टेटमेंट है, एक तरह से अपने पास जो सेटलमेंट की जो आर सी तिवारी की या हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, उसमें तो मुझे ये नहीं ध्यान में आई। अब ये उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक जो दे रखी है, उसके अंदर ये जरूर लिखा है कि डंडले स्टैम्प हैज क्लैरिफाइड इज एग्जाम्पलेशन, इट इज द साइंस फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टू द डेवलपमेंट एंड इफेक्ट द फ्रॉम। तो शायद इसका उत्तर मेरे विचार से डंडले स्टैम्प होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन से नगर नियोजित आकारी की वाले हैं। इसको एक तरह से हो सकता है इसी एनसीईआरटी बेस के ऊपर ही बात की होगी। आपने देखा होगा कि यहां पर अगर देखते हो भारत के प्राचीन और मध्यकालीन नगरों की बात आती है, तो इसमें हैदराबाद अगर हमें थोड़ा सा ध्यान आता है कि भी हैदराबाद जो एक तरह से मध्यकालीन नगर नियोजित की जो बात आते हैं, खासतौर से आधुनिक समय के अंदर नियोजित नगरों का विकास किया गया है, तो उस हिसाब से अगर एक बी अगर हमारा कट होता है तो ए ऑप्शन और 3 और 4 ये कट जाते हैं। तो फिर उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन ही बचता है सी डी ई, यानी भुवनेश्वर, ईटानगर और गांधीनगर। तो इसका मतलब 2 नंबर इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, ठीक। यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं। फिर उसके बाद में ये प्रश्न तो वो ये सेम जो बार बार रिपीट हो रहा है, स्थानांतरित कृषि के नाम पूछे जा रहे हैं, जिसके अंदर तमराई, तांग्या, हुमा और कैंगिन की बात की गई है। जो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टार लगा करके एक तरह से ये चीजें लिख रखी हैं। तो इसमें क्या कर दिया, एक तो ये दे दिया, टोंग्या की बात की है कि भाई टोंग्या कहाँ पे है, म्यांमार की बात की। फिर इन्होंने चेंचिन या कैंगिन फिलीपींस की बात कर ली, हुमा की बात की है, इंडोनेशिया के अंदर बात कर ली, तमराई की बात की, थाईलैंड के अंदर बात कर ली। तो ये 4 शब्द यहां से दिए गए, बार बार ये पूछे जा रहे हैं, कभी इनको सुमेलित करवाते हैं, कभी सुमेलित करवाते हैं। तो सेम यही प्रश्न था, तो यहाँ पे इसको मैच करते हैं। तो तमराई की अगर बात करोगे आप, ये देखना तमराई थाईलैंड के अंदर, यहाँ पे ए के अंदर 4, ए के अंदर 4 एक में ही है अगर देखते हो। अगर आपको एक भी आ रहा है ना, तो फिर इससे काम चल जाएगा, ये देखो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये आ गया क्रिस्टोलर के अनुसार, हमने क्रिस्टोलर की जो थ्योरी पढ़ी थी उसके अंदर ये बात पढ़ा था कि क्रिस्टोलर के अनुसार केंद्रीय स्थान षटभुज आकार बाजार के क्षेत्रों के साथ एक पदानुक्रम बनाते हैं।
और षटभुज बिना किसी अंतराल या अतिव्यापन के पूर्णतः एक दूसरे से समाहित होते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जा सके। हमने यहाँ पे देखा था कि ये आप देखिए कि भी किसी भी क्षेत्र के अंदर आप देखते हो, शुरुआत में इन्होंने कहा था कि एक जो मार्केट एरिया होता है वो वर्तीय स्वरूप में होता है, लेकिन वर्तीय स्वरूप के अंदर या तो अतिव्यापन होता है या फिर बीच का जो क्षेत्र होता है वो खाली बच जाता है। इसलिए जो बाद के अंदर इन्होंने देखा कि जो मार्केट एरिया एक तरह से होगा या बस्तियों का जो सेवा का जो स्वरूप होगा वो षटभुजाकार रूप में होता है, ताकि न तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो सके और न ही बीच में कोई एरिया खाली बच सके। तो यहां पर ये जो प्रश्न एक तरह से हमने इसके ऊपर बात की थी, सेम वही प्रश्न एक तरह से बना है कि क्रिस्टोलर के अनुसार केंद्रीय स्थान षटभुजाकार बाजार क्षेत्रों के साथ एक पदानुक्रम बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि षटभुज बिना किसी अंतराल या अतिव्यापन के पूर्णतः एक दूसरे से समाहित होते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों को सेवा प्रदान की जा सके। यानी यहां पे आप देख रहे हो इसमें न तो एक दूसरे से ओवरलैप हो रही है और न ही कोई बीच में एरिया बच रहा है, तो सारा का सारा जो एरिया है वो कवर हो रहा है। तो कथन कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कृषि किसान कल्याण मंत्रालय और सांख्यिकी योजना के उद्देश्य के लिए उपयोग कितने वर्गों में बांटा गया। ये अभी पीछे प्रश्न एक तरह से हमने देखा था कि जो लैब असिस्टेंट वाला था, सेम उस समय भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो 9 भागों के अंदर, तब भी हमने बात की थी। यहाँ पर इस प्रकार से ये प्रश्न आया था। तो और लैंड यूज स्टैटिक्स 2024-25 में और एनसीईआरटी में यहाँ पे बात कर रखी है। तो ये प्रश्न वापिस एक तरह से अभी जो पीछे प्रश्न हुआ है उसी का रिपीट प्रश्न है। तो 9 उत्तर जो इस समय आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पड़ोस का प्रभाव निम्नलिखित में से किस कृषि मॉडल की विशेषता है। तो प्रसरण मॉडल की हमने यहाँ पे कृषि के नवाचारों की जो बात की थी, कृषि में नवाचारों की बात करी तो हैंगरस्टैंड की बात की थी, जिन्होंने पड़ोस के ऊपर आसपास के ऊपर यानी नवाचार जो होगा उनका प्रसरण होगा यानी पड़ोसियों के ऊपर। तो यही बात यहाँ पे एक तरह से पूछी गई है कि पड़ोस का प्रभाव किससे संबंधित है, तो प्रसरण मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट अगर जो प्रश्न है हमारा कि भारत में हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन से नकारात्मक प्रभाव है। तो नकारात्मक प्रभाव में अगर देखा जाए तो इसके कारण यानी प्रादेशिक असमानताएं बढ़ी हैं, तो डी जो है वो है ही है। इसके साथ में जड़ता की प्रवृत्ति है, ये दोनों नहीं है। विकास दर में स्थिरता और कृषि की कम लागत, तो इसका मतलब उत्तर इसके अंदर सी और डी हमने यहाँ पे बात की है। पिछली बार भी प्रश्न आया था यहाँ पे कृषि के सकारात्मक प्रभाव और कृषि के नकारात्मक प्रभाव में। तो नकारात्मक प्रभाव में क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, सामाजिक विषमताएं बढ़ी हैं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये सारे नकारात्मक में हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वॉन थ्यूनन से संबंधित, तो ये भी प्रश्न बार बार एक तरह से पूछा जा रहा है। इसके अंदर जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक कारक जो वॉन थ्यूनन के कृषि स्थानीयकरण सिद्धांत में कृषि गतिविधियों के स्थान को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें जो स्थान की जो बात की गई है, फसल प्रतिरूप ये नहीं करता है, बाजार मूल्य और लागत ये कर रहा है, जोत के आकार की बात नहीं की है, परिवहन लागत की बात की है। यहाँ पे हमने देखा था, ये देखिए कि जो एक वॉन थ्यूनन ने आर्थिक लागत को स्थानीयकरण लागत कहा, और इसमें जो प्रभावित करने वाली जो चीज है, एक तो ये दे दिया फसल या बाजार के मूल्य की बात कर रहा है, दूसरा इन्होंने परिवहन दर की बात की है, परिवहन लागत की बात करती, बाजार मूल्य व लागत की बात कर ली। तो बाजार फसल का बाजार मूल्य, यहाँ पे आप देख रहे हो उत्पादन लागत और परिवहन दर की जो लागत है ये प्रभावित करती हैं। और फसल प्रतिरूप और जो जोत का आकार है ये नहीं है, तो इसके अंदर उत्तर जो आपका है वो बी और डी यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सामाजिक केशित्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैंने 3-4 लाइनें यहाँ पे लिखवाई थी, ये अगर देखो इतना सही लिखा था कि सामाजिक केशाकर्षण सिद्धांत आर्सिन ड्यूमार्ट, सामाजिक केशाकर्षण सिद्धांत आर्सिन ड्यूमार्ट आधारित किसके ऊपर है, फ्रांस की जनसंख्या वृद्धि के ऊपर आधारित है। तो सेम यही प्रश्न था। यहां से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एक आगे और आएगा, तो आर्सिन ड्यूमार्ट ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर उसके बाद में
अगला है रेवेनस्टीन के प्रवास सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास नियम सही नहीं है। इसमें पहली लाइन लिखी है, ग्रामीण लोगों की तुलना में नगरीय लोगों में प्रवास भावना अधिक होती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि रेवेनस्टीन के प्रवास के जो 7 नियम लिखे हैं उसमें पहली अगर बात यहां पर यही सेंटेंस है 7 नियमों कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास अधिक होता है तथा शहरों में कम होता है। स्पेशल अलग से यानी नोट लगा करके हमने बात लिखी। अगर एक शब्द भी आपको याद आ रहा है तो भी हो जाएगा, तो इसका मतलब सही नहीं है, तो ये जो उत्तर है वो इसका ठीक हो जाएगा। बाकी लघु दूरी प्रवास में स्त्रियों का बाहुल्य होता है, ये लिखा गया है यहाँ पे। औद्योगिक प्रगति के साथ प्रवास की मात्रा में वृद्धि होती है। प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा क्षतिपूर्ति प्रतिधारा के रूप में उत्पन्न होती है। सातों के सातों यहां पर एक तरह से मेंशन किए हैं। फिर उसके बाद में ये बार बार यहां से रेवेनस्टीन वाला पिछली बार भी आया था, बहुत बार पूछे जा रहे हैं ये सब के ऊपर 7 के ऊपर, इसीलिए यानी स्टार लगा रखे हैं कि ये सातों के सातों शब्द पूछे जा रहे हैं, कौन से संबंधित हैं या कौन से संबंधित नहीं है। अगला जो प्रश्न है ये मैं जो भी कह रहा था कि 2 आए वहां पर, माइकल थॉमस सैडलर के जनसंख्या सिद्धांत का सही वर्णन करता है। तो सैडलर के सिद्धांत के अंदर अगर आप देखते हो माइकल थॉमस सैडलर, ये हमने 4-5 लाइनें इसके संदर्भ में लिखी थी। घनत्व सिद्धांत है यानी जनसंख्या की कुल वृद्धि का सिद्धांत। इसके अंदर आप देखते हो कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है तो प्रजनन दर में कमी होती है। यानी प्रजनन दर और जनसंख्या घनत्व की अगर बात की जाए जनसंख्या घनत्व में वृद्धि तो प्रजनन दर में कमी, यानी एक दूसरे के अंदर उल्टा संबंध पाया जाता है। यही आपका प्रश्न था एक तरह से, यानी बहुत थोड़ी थोड़ी सी बातें इनके संबंध में लिखी थी और उनमें से प्रश्न है वो बनते हैं। तो यही था माइकल थॉमस सैडलर के जनसंख्या सिद्धांत का सही वर्णन। औद्योगिकरण के साथ प्रजनन और मृत्यु दर में गिरावट नहीं, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से ये नहीं है। मानव प्रजनन क्षमता और जनसंख्या घनत्व के साथ व्युत्क्रम रूप से बदलती है, यही स्टेटमेंट था। फिर उसके बाद में अगले की तो जरूरत ही नहीं है, चौथा जो इसमें दिया है कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य उपलब्धता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब 3 नंबर जो उत्तर है वो इसमें ठीक हो गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पिछली बार भी यहां से प्रश्न आया था, पिछले जो स्कूल लेक्चरर थे, और इस बार भी वापस रिपीट हुआ है। वही कि भी कौन कौन से संबंधित हैं। पहला लिखा है कुल उत्पादकता दर TFR 1.8 के प्रतिस्थापन स्तर तक लाना। TFR 1.8 नहीं थी, यहां पे आप देखिए 2.1 जनसंख्या नीति के जो उद्देश्य लिखे गए हैं उसमें आप यहां पे देखोगे सबसे पहले ये रहा 2010 तक कुल प्रजनन दर 2.1 के प्रतिस्थापन लाना था। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा देखेंगे कम से कम 80% डिलीवरी को चिकित्सालय की परिधि में संपन्न कराना था। तो यहां पर ये बात लिखी है कि ये देखो कि प्रसव 80% अस्पतालों में, ये पहले भी पूछे गए 80% अस्पतालों में कराने हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ठीक है। गर्भ से संबंधित महिला मृत्यु दर 100 प्रति लाख से नीचे लाना है, ये बात भी ठीक है। ये देखिए यहां पे लिखी है कि मात्र मृत्यु दर 100 से कम प्रति लाख जीवित जन्मों के ऊपर लेकर के आनी है। तो इसमें बी और सी है वो ठीक हो जाएंगे, 3 नंबर ऑप्शन। फिर अगला जो प्रश्न है जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत से संबंधित 2 सवाल यहां पे पूछ लिए हैं। पिछली क्लास के अंदर भी हमने एक बात की थी, दूसरा सवाल वापस यहां से आ गया। इसमें ये पूछे हैं, इनके अंदर क्रम से बात की गई है। प्रथम जो अवस्था की बात करते हो ये आपकी उच्च स्थितिक अवस्था, यानी क्रम से ऐसे पूछा है। यहाँ पे उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है तो ये उच्च स्थितिक आ गया। फिर उसके बाद में विस्तार पूर्वक दे दिया उसने, या प्रारंभिक वर्धमान अवस्था कह देंगे, उत्तर वर्धमान अवस्था आ जाएगी और फिर निम्न स्थितिक आ जाएगी और फिर उसमें गिरावट वाला आ जाएगा, ऐसे दिया है। तो यहाँ पे जनसंख्या संक्रमण में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आप देखे हो उच्च स्तर अवस्था, बी वाला ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे प्रारंभिक वृद्धिमान अवस्था, ये लिखा है, इसको शब्द दे दिया प्रारंभिक वर्धमान अवस्था, फिर उत्तर वर्धमान अवस्था और फिर निम्न स्थितिक आ जाएगा। तो यही आ गया, ए ऑप्शन में दे रखा है। प्रारंभिक आपका आ जाएगा, फिर बी के बाद में ए आ गया प्रारंभिक वर्धमान, फिर उसके बाद में उत्तर वर्धमान ई की बात कर ली, फिर उसके बाद में निम्न स्थिर अवस्था सी की बात कर ली, और लास्ट में
पांचवी जो अवस्था बता रखी है उसमें ह्रासमान होती है, यानी जनसंख्या घटनी शुरू हो जाती है, तो वो आपकी डी आ जाएगी। तो ए ऑप्शन इसके अंदर ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें कि निम्नलिखित पे ऊपर विचार कीजिए, ये मुश्किल सवाल था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के मैंने बताए थे कुछ सवाल आएंगे, वो काफी मुश्किल सवाल हैं, उनमें से कुछ छोड़ने वाले भी थे। कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, एक साइड में राजनीतिक भूगोल के दृष्टिकोण दे दिए, एक साइड में विद्वान के नाम दे दिए। विश्वतंत्र, जैसे यहाँ पे हमने एक लिखा था हार्टसोन का, जो एक तरह से फंक्शनल यानी कार्यात्मक उपागम की बात की थी, तो ये तो ठीक है, कार्यात्मक उपागम यानी कार्यात्मक हार्टसोन वाला। तो अब इनके ऊपर एक, अब ये पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट ठीक हैं, तो यहां पर ये देखिए, एक विश्व प्रणाली जो है वो विटलसी का, प्रश्न में ये दे रखा था विटलसी, ये नहीं है, ये किसकी है, इमिलुएन वालरस्टीन की है, तो इसका मतलब पहला ये था। कार्यात्मक उपागम हार्टसोन दे रखा था, हार्टसोन ही ठीक है। विधि तंत्र यानी लो लैंडस्केप की बात की है, यहाँ पे पेपर के अंदर वालरस्टीन दे रखा था, इसका उत्तर जीन गोटमैन होगा। और राजनीतिक विभाजन जो है वो गोटमैन का ही है, और गोटमैन ही दे रखा था, तो इसका मतलब इसमें दो जो हैं वो सही हैं, तो केवल दो नंबर इसका उत्तर आ जाएगा। मुश्किल प्रश्न था। फिर उसके बाद में अगर बात करें, नेक्स्ट अगला जो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा झील माध्यिका रेखा फार्मूला का अनुसरण करती है। देखो इसके ऊपर अगर बात की जाए, माध्यिका रेखा फार्मूला की अगर बात करें, तो यहां पे एक चीज आप देखना कि मध्य रेखा सिद्धांत की बात करते हैं, मीडियम लाइन प्रिंसिपल की बात करते हैं, यानी किसी झील, समुद्र या नदी दो देशों के बीच में यानी सीमा को रूप में बांटा जाता है, तो सीमा उस रेखा पर खींची जाती है दोनों देशों के तटों से समान दूरी पर हो। अब यहां पर आप देखोगे तो ये जहां तक मैं इसको समझ पा रहा हूं, मैं 100% इसके उत्तर के ऊपर श्योर नहीं हूं, लेकिन फाइनल उत्तर आरपीसी का रहेगा। जहां तक मेरी समझ है उसके अकॉर्डिंग महान झीलों के आर पार यूएसए और कनाडा, ये सीमा झीलों वाली है, इसमें कोई दोरा नहीं है, और ये जो इस रेखा का अनुसरण कर रही है। दूसरी, अफ्रीका में युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य विक्टोरिया झील, झील क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हो तो बिल्कुल ठीक है, ये इनका डिवाइडेशन करती है, लेकिन इस सूत्र की अगर बात करते हैं तो मेरे विचार से इस फॉर्मूले का अनुसरण यहां पे नहीं हो पाता है। तीसरी जो बात करते हैं जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच की अगर बात करें, तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में जो एक तरह से बात की गई है कि जो करीबा झील है वो जाम्बेजी नदी पर बांध बना करके बनाई गई है, तो एक तरह से ये कृत्रिम झील है, तो ये झील वाले के अंदर तो इसका डिवाइडेशन किया ही नहीं गया है। तो यहां पर जहां तक मेरे विचार से इसके अंदर उत्तर आपका ए ही ठीक रहना चाहिए केवल, क्योंकि ये है तो झील वाली सीमा भाई। अगर सीधा अगर झील की बात करते तो हम ए बी के ऊपर बात करते, लेकिन यहां पर जो 2 नंबर है वो मेरे विचार से इस सूत्र का पालन नहीं करेगी। बाकी तो जब आरपीसी आपको उत्तर बताएगी तभी होगा। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं मेरे विचार से इसके अंदर उत्तर आपका ए ठीक रहना चाहिए। फिर उसके बाद में कौन सी अवधारणा संसाधन और अपशिष्ट के लिए आवश्यक भूमि दर्शाकर जनसंख्या पर पर्यावरणीय प्रभाव को मापती है, तो ये पारिस्थितिकी पद चिन्ह, ये पूर्व के पेपरों के अंदर आप देखोगे तो वहां पे आपको प्रश्न एक तरह से मिल जाएगा, इकोलॉजी फुटप्रिंट की जो बात की गई है। फिर उसके बाद में ओरिज के अनुसार इंग्लैंड तथा फ्रांस किस प्रकार के राष्ट्रवाद के उदाहरण हैं, ये पर्टिकुलर ओरिज के अकॉर्डिंग यानी मेंशन किया हुआ है। तो यहां पर यह भी प्रश्न एक तरह से मुश्किल ही है कि ओरिज के अनुसार अगर आप देखते हो तो वहां पर इस प्रकार से सर्च किया तो उसमें आए थे कि उन्होंने ये जो 4 भागों के अंदर श्रेणी के अंदर बांट रखा है, तो स्टेट नेशन की जो बात की गई उसमें इंग्लैंड और फ्रांस आ रहा है, तो डिटेल के अंदर आप इसको पढ़ लेना चाहिए। तो इंग्लैंड और फ्रांस की बात करें तो राज्य जनित राष्ट्रवाद से संबंधित हो गए। ये बता रखा है कि भूगोल बेटा ऑरेंज के अनुसार राष्ट्रवाद के प्रकारों के अंदर यानी इंग्लैंड और फ्रांस को स्टेट नेशन राज्य राष्ट्रवाद का उदाहरण माना है, और इन्होंने जो स्टेट नेशन की जो श्रेणियां बताई हैं वो इस प्रकार से बता रखी हैं कि स्टेट नेशन की बात करते हो तो इंग्लैंड और फ्रांस की, एकीकरण राष्ट्रवाद की बात करें तो जर्मनी और इटली हो गया, पृथककरण राष्ट्रवाद नॉर्वे हो गया, मुक्ति राष्ट्रवाद यानी उपनिवेशों के स्वतंत्र आंदोलन। तो ऐसे कुछ प्रश्न था, तो ये यहां पे 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का ये भी अगर आपको मैप ठीक से आता है तो हम कर पाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा था कि बफर जोन यानी 2 बड़े देशों के बीच में एक
तटस्थ क्षेत्र की जो बात की थी, जिसको हम बफर जोन कहते हैं, हमने एक बेल्जियम का एग्जाम्पल ही लिखा था यहाँ पे, जैसे ऐसे लिखा था कि बफर जोन के कुछ उदाहरण किए थे। उसमें ये लिखा था कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में बेल्जियम, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बेल्जियम तो है ही है, इसके बाद में लग्जमबर्ग है, लग्जमबर्ग ये भी है, तो यहां पर दो जो शब्द होंगे वो ठीक रहेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, एटी महान ने ब्रिटिश सामुद्रिक शक्ति तथा रूसी भू शक्ति के बीच अस्थिर क्षेत्र को किस अक्षांशीय पेटी में माना है? यह भी प्रश्न मुश्किल है, सीधे किताबों के अंदर जो हम सक्सेना सर के पढ़ते हैं या और इस प्रकार की, तो उसके अंदर सीधा नहीं दिया गया है। नेट के ऊपर जो सर्च किया गया उसके अकॉर्डिंग लिख रखा है कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता महान अल्फ्रेड थायर महान ने अपनी समुद्रिक शक्ति की अवधारणा में कहा था कि ब्रिटिश समुद्री शक्ति और रूसी स्थलीय शक्ति के बीच एक मध्यवर्ती क्षेत्र स्थित है। ये बात तो ठीक है, हम पढ़ते हैं, लेकिन महान के अनुसार यह अस्थिर क्षेत्र मुख्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में फैला हुआ है, जिसमें पश्चिमी एशिया, मध्य पूर्व तथा दक्षिणी एशिया के कुछ भाग शामिल हैं, जहां सामुद्रिक और स्थलीय शक्तियों का प्रभाव परस्पर टकराता है। तो 30 से 40 जिन्होंने किया है उसका ठीक है, उसके अलावा जैसे इसने तुक्का मारा है 40 से 50 तो वो ठीक नहीं है, तो ऐसे प्रश्न नहीं आते हो तो मेरे विचार से छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो अलग बात है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीयता का कार्य नहीं है? तो टेरिस्टोरियलिटी का, तो जहां तक ये भी मुश्किल सवाल है, ऐसा नहीं है कि प्रभुत्व के सामाजिक संबंधों पर ध्यान देना, भूखंड क्षेत्र यानी भूखंड तक पहुंच पर नियंत्रण लागू करना, ये तो है। शक्ति या सत्ता को पुनः प्राप्त करने में भूमिका ये भी है। घटनाओं के एक कंटेनर के रूप में कार्य करता है। मेरे को ये भी लग रहा है, मुझे जहां तक समझ आ रही है कि भाई प्रभुत्व के सामाजिक संबंधों पर ध्यान देना, क्योंकि राजनीतिक संबंध होते तो ठीक है, तो ये मेरे विचार से इसके अंदर ऑप्शन है वो ए होना चाहिए। बाकी इसका उत्तर भी फाइनल जो आपको आरपीएससी बताएगी उसी को ही आप मान करके इसको सही गलत करें। फिर उसके बाद में ये निम्नलिखित देशों के ऊपर विचार कीजिए। ये थोड़ी सी अगर समझ है तो हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बात सीखी थी कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि 22 दिसंबर को जो सूर्य है जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर मकर रेखा के ऊपर यानी सीधा चमकता है, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। तो यहाँ पे प्रश्न यह था कि क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, कि उपयुक्त में से किन देशों में क्रिसमस ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? क्योंकि अपने तो यहाँ पे शीत ऋतु है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर अगर आप देखते हो तो कौन कौन से आगे दक्षिणी गोलार्ध, कनाडा जो है वो तो उत्तरी गोलार्ध का है, तो डी जिसके अंदर है वो तो अपने आप ही कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो अब आपके पास में क्या बचे? ए सी और ए बी सी। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और दक्षिणी अफ्रीका, ये आपके किस में आ गए? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आ गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्भेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? यहां से भी बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। हमने नोट्स के अंदर इस प्रकार से बात की थी, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों के अंदर बाह्य स्थलाकृतियां और आंतरिक स्थलाकृतियां। तो बाह्य स्थलाकृतियों के अंदर अगर आप देखते हो तो बाह्य स्थलाकृतियों के अंदर देखा जाए तो क्रेटर और जो काल्डेरा हैं वो बाह्य स्थलाकृतियां हैं, और आंतरिक स्थलाकृतियों के तौर पे अगर देखा किया गया, क्रेटर जो आपकी बाह्य स्थलाकृति के रूप में है। फिर उसके बाद में जो आंतरिक स्थलाकृतियों के लिए यहाँ पे एक चित्र बनाया था जिससे संबंधित बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं, ये रहे फेकोलिथ, लेपोलिथ और सिल डाइक, बैथोलिक। तो यहाँ पे जो प्रश्न था हमारा वो क्या था? यही प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्भेदी ज्वालामुखी स्थलाकृति नहीं है? तो यहाँ पे जो काल्डेरा है वो तो क्या है? बहिर्वेदी है। तो सिल, स्टोक, डाइक ये सारी आंतरिक हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए, गुरुत्व विसंगतियां निम्नलिखित में से किसे समझाने में सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो ये भी एक तरह से एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। यहाँ पे आप देखोगे ग्रेविटी यानी गुरुत्व विसंगति की बात की है, किसके अंदर? ये अगर आप यहाँ पे देखते हो पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण होता है, भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर द्रव्यमान के जो वितरण में भिन्नताएं होती हैं उसका मापन के लिए या उसको समझने के लिए उपयोगी होती है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसके अंदर ठीक आ जाएगा।
एनसीईआरटी में से सवाल था ये। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर मध्याह्न रेखा पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है तो समय क्या रहेगा। यहाँ पे हमने बात की थी इस प्रकार से कि भाई समय का जब निर्धारण करते हैं तो आपने देखते हो कि पूर्व की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो समय के अंदर वृद्धि होती है, पश्चिम की तरफ आते हैं तो कमी होती है। इन्होंने जो समय दे रखा था तो वो भारतीय मानक समय रेखा यानी ये 90 से पहले यहाँ पे आप देखोगे तो 82.5 डिग्री का दे रखा था। पूछा कहाँ था 120 का, ये गैप निकालना था और गैप निकाल करके 4 से गुणा करना होता है। तो यहां पर जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो कि 87.5 120 में से अगर आप घटाएंगे तो जितना जो आएगा उसमें हम 4 का गुणा कर लेंगे तो हमारा जो समय है वो लगभग आप यूं कह सकते हो कि यहां पर 12 बजे हैं प्लस 2.5 घंटे और जोड़ देंगे, 12 और 2 14, तो ये 14.5 का जो समय है यानी 2.5 बज जाएंगे दोपहर के बाद की जो अगर बात करते हैं तो वो समय रहेगा। कैलकुलेट आप बहुत सारी की हैं, दोबारा कर लें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने का एक प्रत्यक्ष स्रोत है। यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हमने एक छोटी सी एक सारणी इस प्रकार से बना रखी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में अलग से। तो यहां पर जो पहला ही जो शब्द एक तरह से दे रखा है कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा, ज्वालामुखी, यही प्रश्न एक तरह से पूछा है। तापमान, दबाव, ज्वालामुखी उद्गार, गुरुत्वाकर्षण, तो ये तो आगे इसमें तापमान आ गया, दबाव आ गया, गुरुत्वाकर्षण आ गया, ये तो किसमें आ गया अप्रत्यक्ष के अंदर, और प्रत्यक्ष स्रोत का दे दिया ज्वालामुखी। तो ये प्रश्न हमारा ज्वालामुखी उद्गार जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, वो प्रपट्टी में पाए जाने वाले निम्न तत्वों की मात्रा को सही अवरोही क्रम के अंदर अगर देखें तो ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हमने एक छोटा सा सूत्र बना करके यहाँ पे एक सारणी से बना रखी है, अगर आप देखोगे तो ये कि भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले खनिज और तत्वों की बात करें तो खनिजों के अंदर एक सूत्र लिखा है फेंक, पाए, अब्र, ओला, ये कई बार पूछा गया है। और तत्वों के अंदर 8 प्रमुख तत्व हैं जिनके अंदर 4 को हमने एक सूत्र में लिखा है OCLO, और यही चारों हैं ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। यही है OCLO यानी ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम और लोहा। तो यानी C, फिर उसके बाद में AOC, A मतलब एल्यूमिनियम, D और B, तो यानी A ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। अंकुश तो ये प्रश्न बार बार जो रिपीट हो रहा है वही प्रश्न है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं इनके ऊपर। यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया इसमें कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट जो आपको दिया है वो PS और L तरंगों की जो बात की है, यहाँ पे PS और L तरंगों के संदर्भ में बात की है। तो ये इस प्रकार से हमने एक सारणी बनाई थी। यहां पे आप देखिए पी तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। अब यहां पे लिखा है पी तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। तो पी तरंगों के ऊपर अगर आप देखते हो लिखा होगा कहां पे, ये देखो, ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। कौन सी? पी तरंगे। एस तरंगे जो होती हैं वो प्रकाश तरंगों के समान, इसने उल्टा लिख दिया यहाँ पे दोनों। तो पी तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, गलत है। एस तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। अभी हमने देखा कि ध्वनि तरंगों के समान कौन सी होती है? पी तरंगे। तो ये भी आपका गलत है। तीसरा, स्थायी तरंगे सामान्यतः भूकंपीय तरंगों के सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है इस प्रकार से, आप देखिए कि सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंगे होती हैं, यानी स्थायी जो तरंगे होती हैं, धरातलीय जो तरंगे होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो इसमें केवल सी जो है वो ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है एक तरह से कि विसर्प रोधिका का संबंध है, यानी विसर्प के संबंध की अगर बात करते हो तो यहां पे हमने बात की है। तो ये किससे संबंधित है? नदी से संबंधित है, यानी प्रवाही जल से संबंधित हो गया। और फिर उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये भी निम्नलिखित प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी प्रक्रियाएं अन्नाच्छादन के अंतर्गत शामिल होती हैं। तो हमने यहाँ पे बात कर रखी है कि अन्नाच्छादन के अंदर अगर जो शामिल जो क्रियाएं हैं, ये देख लीजिए। अन्नाच्छादन के अंदर अगर आप देखते हो तो अपक्षय और
अपर्दन शामिल है और इसके बाद में वृहद संचलन है। और अपर्दन के अंदर हम देखते हैं कि चट्टानों के अंदर जो परिवहन की जो प्रक्रिया होती है वो भी शामिल है। तो इसका मतलब अन्नाच्छादन में क्या क्या शामिल हैं, तो अपक्षय, वृहद क्षरण, अपर्दन, परिवहन, चारों ही हैं। तो ए बी सी डी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसका उत्तर ठीक रहेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से ये भी जो स्थलाकृतियों के बार बार नाम पूछे जाते हैं उन्हीं से संबंधित हैं। इसमें क्वेस्टा, टेरारोसा, अपुआन बेसिन, फियोर्ड की बात की गई है कि कौन सी किस से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हिमानी की जो हमने बात लिखी है तो उसके अंदर आप देखोगे कि फियोर्ड, यहाँ पर एक शब्द ये दे दिया। इसी प्रकार से हिमानी की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के अंदर देखा। दूसरा आप देखोगे कि पवन की जो अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां हैं वहां से ये शब्द जो दे रखा है अपवाहन बेसिन, ये स्टार लगा रखे हैं, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी अपर्दनात्मक कभी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की बात की जाती है। तीसरा अगर देखोगे कार्स्ट निर्मित स्थलाकृतियां यानी भौम जल से संबंधित, यहां पे 1 नंबर के ऊपरी आप देखोगे तो आपको मिलेगा टेरारोसा। तो इसमें जो प्रश्न था हमारा उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो, सुमेलित करते हो, क्वेस्टा, टेरारोसा जो अभी बात की ये आ गया बी यानी भौम जल से संबंधित। अपुआ बेसिन की अगर बात करते हो तो 4 नंबर के अंदर आ गया। फियोर्ड की बात करते हैं हिमनद से संबंधित आ गया। क्वेस्टा आ गया नदी से संबंधित हो गया। तो इसके अंदर जो उत्तर है वो आप देख लीजिए, एक के अंदर 2, ये 4 नंबर जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात की जाए, अगला प्रश्न, इसमें अगर आपको एक स्टेटमेंट आ रहा है तो भी काम चल जाएगा कि निम्नलिखित में से परिस्थितियों में वायुमंडल में संघनन कब होता है। तो अगर आप 4 जब पढ़ते हो कि जब वायु उषांक बिंदु तक ठंडी हो जाए, बिल्कुल ठीक बात है। जब वायु के तापमान तथा आयतन दोनों में कमी आती है, ठीक है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाई जाती है तो ठीक है। जब वायु का तापमान बढ़ता है, नहीं, जब वायु का तापमान घटता है। ये देखिए यहाँ पे जब हमने बात की थी संघनन की बात की है, संघनन के अंदर आप देखते हो तो ये लिखा है इसमें तापमान में कमी होनी चाहिए, सापेक्षिक आर्द्रता के अंदर वृद्धि होनी चाहिए, और वो कह रहा है तापमान में वृद्धि की बात की है। एक शब्द यहाँ पे ये देखिए, ये रहा उषांक की बात की है कि वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान उषांक पर पहुंच जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको एक तरह से मिल रहे हैं। तो ये जब वायु का तापमान बढ़ता है तो ये गलत है, जिसमें डी दे रखा है। अगर आपको ये एक ही आ रहा है तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ए बी सी इसमें उत्तर है वो बच गया। एक शब्द आ रहा है तो भी काम चल जाता है कई प्रश्नों के अंदर। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसकी तरंग दैर्ध्य उतनी लघु होगी, यह कथन किससे संबंधित है। ये पिछले से पिछले शायद स्कूल लेक्चर था उसके अंदर भी आया था, प्लैंक का नियम। एनसीईआरटी के अंदर एक छोटा सा बॉक्स बना करके भी दे रखा है, और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो इससे संबंधित जो नियमों की बात की थी, प्लैंक का नियम। हालांकि ये प्लैंक का, स्टीफन बोल्ट का, क्रिक हाफ का सारे पूछ रहे हैं। तो ये जो प्लैंक का जो नियम है वो यहाँ पे लिखा है, ये दे दिया, तो प्लैंक का नियम आ गया। अगला प्रश्न अगर देखें हम, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। यहां से भी बार बार यानी प्रश्न कभी इन परतों को क्रमिक रूप से पूछ रहे हैं, अब यहाँ पे पूछ ले सबसे ऊपरी परत कौन सी है। इस प्रकार से वायुमंडल का जो नवीन जो वर्गीकरण दिया था मार्शल निकोलेट ने, जिसमें होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप देखोगे कि 88 किलोमीटर से ऊपर अब जाते हो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन, तो आणविक हाइड्रोजन परत है जो सबसे ऊंची है। यही सवाल है। ये सारे जो स्टार लगा रखे हैं इनको क्रमिक रूप से या इनकी हाइट जो है वो पूछी जाती है। तो ये आगे आणविक हाइड्रोजन परत। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए कि निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उष्मा के स्थानांतरण के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया। आप यहाँ पे नीचे नीचे अगर देखोगे उष्मा स्थानांतरण की विधियां कौन कौन सी हैं, संचालन, सहवन, विकिरण, अभिवयन, इनके ऊपर बात की है। नीचे लिखा है विकिरण, बिना किसी पदार्थीय माध्यम के, बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा स्थानांतरण की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, विकिरण कहलाती है। तो ये प्रश्न एक तरह से यहां से संबंधित हो गया। अगला प्रश्न अगर देखा जाए, एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार अवस्थित है। बार बार यहां से एक सवाल पूछा जा रहा है। तो आप देखोगे हिंद महासागर की जो स्थलाकृतियां इस प्रकार से हमने बना रखी है, उसके अंदर इनको यहां से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्रम से भी पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार तो सिर्फ इतना पूछा था हमें एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक किससे संबंधित है। तो आपने देख लिया हिंद महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट जो सवाल है हमने
ये भी किया है। किसी वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता उस वायु के तापमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल करती है। तापमान बढ़ने और घटने पर आर्द्रता धारण करने की क्षमता क्रमशः घटती और बढ़ती है। ये कह रहा है तापमान बढ़ने और घटने पर आर्द्रता धारण, तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता धारण करने की क्षमता घटती नहीं है, बढ़ती है। ये गलत कर दिया। ये देखिए यहां पे लिखा है हमने सापेक्षिक जो आर्द्रता की जो बात की है, इसमें आप देखोगे यहां पे शब्द लिखा है, मैंने नोट लगा के अलग से। ये देखिए, बढ़ते तापमान पर वायु में आर्द्रता धारण करने की दर बढ़ती है, यानी सेम इसी प्रकार की एक तरह से ये प्रश्न मिक्स हो रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि भी आए हुए प्रश्नों का तात्पर्य ये नहीं है कि वो सेम टू सेम आपको वही लैंग्वेज देगा, वो देगा, उसको घुमा फिरा के किसी भी प्रकार के आपके सामने सामग्री को वापस प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पे आपने देखा कि ये गलत है, ऊपर वाला एक सही है, तो ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा भाटा का सही वर्णन करता है? तो भाटा की बात करते हो, यानी जल जब ऊपर जाता है, ज्वार जब नीचे आता है, तो भाटा यानी उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर का घटना। शुरुआत में भी आप देखोगे ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरों के नियतकालीन यानी ऊपर उठने को ज्वार भाटा कहते हैं, ऊपर उठता है उसको ज्वार, जो नीचे आ रहा है उसको हमने क्या कह दिया? भाटा। तो इसके अंदर जो बी ऑप्शन है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, साइबेरियन महाद्वीपीय शेल्फ की आर्कटिक महासागर में लगभग चौड़ाई क्या है? यह भी प्रश्न पहले पूछा गया है और यहां पर मैंने अलग से एक मेंशन करवा के इस प्रकार से लिखा रखा है। आप देखिए कि आर्कटिक महासागर में, और अलग से हमने यहाँ पे स्टार भी लगाया है कि आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ मगन तट विश्व में सबसे चौड़ा है। 1500 किलोमीटर के ऊपर भी लगाया, साइबेरियन के ऊपर भी लगाया, आर्कटिक महासागर के ऊपर लगाया। 3 प्रश्न यहां से पहले पूछे गए हैं, तो वही एक तरह से प्रश्न हमारा रिपीट था। फिर उसके बाद में अगले प्रश्न की बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा दक्षिणी अंध महासागर से संबंधित नहीं है? तो आप देखोगे फोकलैंड, पश्चिमी पवन प्रवाह, बेंगुला और कनारी की बात की है। ये जो डायग्राम बनाया गया है कि अटलांटिक महासागर की धारा इसमें दे दिया कि दक्षिणी अंध महासागर से संबंधित नहीं है। तो इसमें ये देखिए, ये तो है बेंगुला की धारा दे रखी है, ये है दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह की बात कर रखी, ये भी है फोकलैंड की धारा, ये भी है। यहां पर ये आपकी भूमध्य रेखा आ गई, इससे ऊपर देखते हो तो ये कनारी की धारा ये नहीं है। तो उत्तर की अगर बात की जाए तो कनारी की धारा, बार बार यहां से धाराओं से संबंधित यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। कभी उत्तर की बात कर रहा है, कभी दक्षिणी की बात करेगा, कभी गर्म की बात करेगा, कभी ठंडे की बात करेगा। तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये सारे पूछते हैं। ये भी प्रश्न हूबहू वैसा ही पूछा है कि जैसा लाइन मैंने पहले लिखवाई थी, पहले भी प्रश्नों के अंदर आया हुआ है सेम, कि उच्च अक्षांशों में स्थित होने पर भी उत्तरी सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता पाई जाती है, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह लवणता युक्त जल को उत्तरी सागर तक पहुंचाता है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या है। ये देखिए यहां पे कुछ कंजस्टेड से आपको लग सकते हैं, ये देखिए सेम यही लाइन और यही एक तरह से स्टेटमेंट है कि उत्तरी सागर में उच्च अक्षांशों में है, फिर भी चाहे वो आपको गल्फ स्ट्रीम दे चाहे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दे, के कारण अधिक वाष्पीकरण होने से लवणता अधिक पाई जाती है। तो सेम यही प्रश्न एक तरह से आपका रिपीट था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है, कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के बीच में है? मैंने एक सूत्र लिखाया था मां का पीर अगर बात करते हैं, यानी महान हिमालय और पीर पंजाल की बात की है। यहां पे अगर आप देखोगे कश्मीर घाटी या डल झील, तो महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में मां का पीर है लघु। इस प्रकार से हमने बात की थी कि पीर पंजाल दे दे, लघु हिमालय दे दे, एक साइड में महान हिमालय दे दे। इस बार इन्होंने क्या किया, ये दे दिया यहां से कि अगर कश्मीर घाटी की बात करते हो, यहां पे हमने एक सूत्र लिखा हुआ है काल सिंजा ब्रही जे पीची राधौसी, इस प्रकार से करके यानी श्रृंखलाओं को क्रम से। यहां पे हमने देखा कि ये पीर पंजाल आ गया और ये वृद्ध हिमालय दे दिया। तो यहां पे इन्होंने महान हिमालय वृद्ध हिमालय न देकर के जास्कर श्रेणी दे रखी है। तो ये उत्तर के अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो ये आ जाएगा पीर पंजाल। तो पीर पंजाल तो और तो किसी के अंदर है ही नहीं, तो इसके अंदर पीर पंजाल और जास्कर के बीच में हम इसको उत्तर यहां से कर लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है कि मानसून के ग्रत के संबंध में, भारतीय मानसून जो आ रहा है उसके अंदर 3-4 हमने फैक्टरों की बात की थी कि
ग्रीष्म ऋतु के दौरान ITC-Z आप ये देखोगे कि ये देखिए भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कारण होते हैं, क्योंकि मानसून जो गर्त बनता है सूर्य के उत्तरायण होने से पश्चिम उत्तर भारत और गंगा के मैदान में निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। ये बात इन्होंने यहाँ पे बात की है कि ये उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर तापजन्य निम्न दाब विकास को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये स्टेटमेंट देखिए कि ITC-Z 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास विस्थापित हो जाती है। ये लिखा है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान ITC-Z उत्तर की ओर खिसकने का द्योतक है। ये भी ठीक है कि कथनों पे विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों से कितने सही है ऐसे पूछा है। ग्रीष्म ऋतु में यह पश्चिमी विक्षोभ को आकर्षित करने में मुख्य भूमिका निभाता है, नहीं निभाता है, तो इसका मतलब ये आपका गलत रहेगा। केवल ए और बी ही आपके सही रहेंगे। तो यहां पर इससे इस सूत्र की पूर्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन से म्यांमार, कितने राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है ऐसे पूछा है। मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। हमने यहाँ पे एक पेज के अंदर ये सारी बातें लिख रखी हैं, उसमें आप देखोगे म्यांमार एक सूत्र भी लिखा है, यानी 4 के साथ में लगती है। 4 कौन से हैं? अरुणा मम्मी, यही आगे अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे ये सभी चारों यानी सही हैं। फिर उसके बाद में अगर देखें अगला जो प्रश्न है, नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1976 के अनुसार भारत में सूखे को कितने वर्गों के अंदर बांटा है? तो मैंने बात की थी कि सूखे को अगर देखते हैं तो 3 भागों के अंदर एक तरह से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे अत्यधिक सूखा प्रभावित, अधिक सूखा प्रभावित और मध्यम सूखा प्रभावित की अगर बात करते हो तो ऑप्शन आपका ए ठीक रहेगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात की जाए कि काली मृदा के संबंध में बार बार ये स्टेटमेंट आ रहे हैं, हमने अलग से मेंशन भी करवाया था ये कि ये सामान्यतः चिकनी, गहरी और अपेक्षाकृत अपारगम्य मृदा होती है। इसका मतलब ये ठीक है। ये देख लीजिए, ये लिखा है गहरी, मृत्तिकामय, मृणमय, अपारगम्य। एक स्टेटमेंट तो आपका सेम यही हो गया बार बार। दूसरा, इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, नहीं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लंबे समय तक रखती है। ये उच्च आर्द्रताग्राही और लंबी अवधि तक नमी धारण करना क्षमता आ जाएगी। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट दिया था कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पे हमने अलग से मेंशन किया था कि इस मिट्टी के अंदर देखते हो तो नोट लगा के इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और इन्होंने कह दिया कि अधिकता पाई जाती है। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक ठीक है, तो केवल ए होगा, ए ऑप्शन। ये बार बार यहां से प्रश्न यानी एक तरह से पूछा जा रहा है, वही प्रश्न है, कभी कोई 2 ऑप्शन दे देंगे, कभी कोई 2 दे देंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि कुसुम, अर्जुन, साल जैसे वृक्ष भारत के किस प्रकार के वन से संबंधित हैं? तो यहाँ पे हमने बात की थी साल, सांगवान, साखून, चंदन, ये सारे के सारे जो वृक्षों की बात करते हो ये पर्णपाती वनों से संबंधित हैं, उष्णकटिबंधीय। तो यही प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी बार बार यहाँ पे आप देखिए ये लिखाए गए हैं सारे के सारे। ये सोलायपात की बात करते हो, उड़ीसा के अंदर है, उसने सेलम के साथ में करवा रखा है, तो यहां पर ये हो गया एक। तो फिर उसके बाद में एक उन्होंने ये दिया है बेल्लारी सुदूर हॉस्पेट की बात कर लेंगे। बाबा बुदेन की बात की है, चिकमंगलूर जिले के अंदर बात की है। और फिर इन्होंने एक आपको ये दिया है, इसी एक पेज के ऊपर ही आ गए, गुआ की बात की है। गुआ सिंह भूम से संबंधित आ गया, तो गुआ हमारा सिंह भूम से संबंधित है। तो यहां पर अगर देखोगे बेलारी सुदूर हॉस्पेट ठीक है, सिंह भूम गोवा के अंदर ठीक है, चिकमंगलूर अभी हमने किया, बाबा बुदेन की पहाड़ियां, सेलम, सुलायपोत ये गलत है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे सूत्र ये सारे लिखे हैं, अगर आप देख रहे हो तो कर्नाटक में बेतु बाबो कुदे, चित्रदुर्ग में इस प्रकार से किया था। फिर इसके बाद में गोवा में जुआरी, इस प्रकार से याद रखा था। यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में लो 6 डिब्बा बैलगाड़ी की बात की थी। उड़ीसा के अंदर हरामजादा गुड़ बादाम खाने से मोरियो अब के सुंदर हो गए। इस प्रकार से यानी हमने लोहा इस्पात के खनन क्षेत्रों को याद रखने की कोशिश की थी। ये जो है वो एनसीईआरटी में से दिए गए हैं। यहाँ पे परिवहन के अंदर 2, एक रेल मंडलों से संबंधित बात की गई है, एक जल मार्ग से संबंधित जो 3 नंबर जो जल मार्ग है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। कि रेलवे मंडल दे दिया साउथ सेंट्रल की अगर बात करते हो ए के अंदर, यानी 4 सिकंदराबाद आएगा।
साउथ सेंट्रल यानी सिकंदराबाद, तो 4 4 3 के अंदर दे रखे हैं। फिर उसके बाद में वेस्ट सेंट्रल की बात करते हो तो जबलपुर के अंदर आ जाएगा 2 1 ये आ जाएगा। ईस्ट सेंट्रल की बात करते हैं 2 नंबर के ऊपर हाजीपुर के अंदर आ जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न की बात करते हैं जयपुर के अंदर आएगा, क्योंकि नॉर्थ ये यहाँ पर हमारे जो रेलवे मंडल दे रखे हैं और कौन कौन सा कहाँ पे है एक तरह से एनसीईआरटी के अंदर इस जगह से ये दिया गया प्रश्न। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है प्रसिद्ध भू संकलन। ये एक तरह से मेरे विचार से मुश्किल ही प्रश्न है। कोई सीधा किसी का अगर कोई स्टेटमेंट एक तरह से याद किए हो तो अलग बात है, अन्यथा सारे के सारे भू संकलनों को हम नहीं याद करते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो उत्तर ठीक है मालपा पिथौरागढ़ है, बाकी इस प्रकार से हैं जो आपको एक तरह से मालपा भू संकलन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आ गया। और फिर उसके बाद में वर्णोवत जो भू संकलन है वो उत्तरकाशी जिले में है, जो इन्होंने दार्जिलिंग में नहीं है, ये दे रखा है। ओखी मठ की बात की है, ये भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है, जो इन्होंने आइजोल मिजोरम लिख रखा है जैसे यहाँ पे, तो ये गलत है। फिर उसके बाद में अगर देखें पागल झोरा, ये दार्जिलिंग में स्थित है न कि उत्तरकाशी के अंदर, तो ऐसे इन्होंने ये जो शब्द दिए हैं उसके अंदर मालपा पिथौरागढ़ ये एक है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग 3 निम्नलिखित केंद्रों में दक्षिण से उत्तर की ओर, यहां से प्रश्न बनाया है इस डायग्राम को उठा करके इन्होंने। और एक तरह से जनरली हम मिस कर जाते हैं चीज़ों को, मतलब सारी नहीं याद रख पाते हैं। और इन्होंने दे रखा था तो कोल्लम टू कोट्टापुरम, ये तो हम इतना तो करते हैं, लेकिन इन 2 शब्दों से हो नहीं रहा था। कोल्लम की बात कर ली, कोट्टापुरम की बात कर ली। इन्होंने एक ये दिया था तिरुकुन्नापुंजहा, शायद ये रहा, तो कोट्टमपुरम की बात कर ली, कोल्लम की। एक दे रखा है तिरुकुन्नापुंजहा और एक दे रखा है चेरथला। तो यहाँ पे आप देखोगे एक शब्द ये दे दिया तिरुकुन्नापुंजहा और एक दे दिया चेरथला। तो इनके अंदर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मतलब एक तरह से अगर देखें तो दक्षिण के अंदर 2 नंबर, अब यहाँ पे डी और बी अगर हमें आ रहे हैं तो उससे प्रश्न हो नहीं रहा, क्योंकि 1 और 2 दोनों के अंदर दे रखे हैं, इसलिए इनको जब तक हमें नहीं आएगा तो ये प्रश्न है नहीं होगा वहां पेपर के अंदर हल। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर देखें किस अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्र एक तरह से स्थिर प्रावस्था कहा जाता है, तो ये प्रश्न यहाँ पे हमने लिखा है इस प्रकार से। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को अगर आप देखते हो तो इस प्रकार से एक सारणी से बना करके उसमें आप देखोगे कि स्थायी अस्थिर वृद्धि दर एक तरह से रही थी 1901 से लेकर के 1921 तक, तो यही हमारा एक तरह से उत्तर था, 1901 से 21 तक है स्थिर प्रावस्था कहा जाता है भारत की जनसंख्या वृद्धि वाले को। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है ये भी परिभाषा हमने लिखी थी कि मानव भूगोल याद भी किया था। मानव भूगोल से संबंधित भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप गुणों का पारस्परिक संबंध के रूप और वितरण का अध्ययन है, ये किसकी है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मानव भूगोल की जो हमने 10-12 परिभाषाएं लिखी थी उसमें चौथी 5वीं परिभाषा के तौर पे मैंने स्टार भी लगाया था, ये पहले भी आई हुई है एक तरह से। यहाँ पे हंटिंगटन की जो बात लिखी है, मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण के स्वरूप का अध्ययन होता है, हंटिंगटन। तो यही प्रश्न था, एल्सवर्थन हंटिंगटन 4 नंबर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें, मुरी झारखंड में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? जब हमने एल्यूमिनियम उद्योगों को बात की थी, बहुत सिलेक्टेड सी चीजें यहाँ पे लिखी थी कि एल्यूमिनियम उद्योग की प्रमुख कंपनियां जो लिखी थी उसमें इंडाल्को और इंडाल्को के प्रमुख कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं ये मैंने लिखवाए थे यहाँ पे, और ये बार बार पूछे जा रहे थे इंडाल्को हिंडाल्को बाल्को, तो विशेष तौर से हमने इनके ऊपर निगाह करने की बात की थी। तो यहाँ पे आप देखिए एलवाई केरल वाला, मुरी झारखंड ये दिया था हमें अभी, बेलूर पश्चिम बंगाल, हीराकुंड उड़ीसा। तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि मुरी किस उद्योग से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये एल्यूमिनियम उद्योग से संबंधित है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये मैंने 2-3 दिन पहले, जब 4-5 दिन पहले एक तरह से बात की थी, हालांकि टेस्टों के अंदर भी दिया था, और 4-5 दिन पहले जब मानव भूगोल की जो बुक थी उसके ऊपर मैंने बात की थी कि भी 2-3 चीज़ों के ऊपर आप खासतौर से ध्यान रखें कि ये मानव भूगोल का एक तरह से विषय क्षेत्र जो उप क्षेत्र या किससे संबंध है वहां से संबंधित। मैंने कहा था कि यार यहाँ से तो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न बना लें, और इन्होंने यही कर दिया हमें। यहाँ पे ये 4 शब्द इन्होंने दिए हैं कि जैसे व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान से संबंधित है, आप देखोगे
12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी उसमें दिया है व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान से संबंधित है, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने दिया कि सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से संबंधित है, यहाँ पे आप देखिए सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद में चिकित्सा भूगोल जो है वो महामारी विज्ञान से संबंधित है, इन्होंने दिया है यहाँ पे चिकित्सा भूगोल जननांकिकी से संबंधित है, ये गलत है। निर्वाचन भूगोल सेफोलॉजी के बारे में ये आ गए, तो इसका मतलब इसका उत्तर जो है वो चिकित्सा भूगोल है वो आ जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये एनसीईआरटी में से सवाल हमने बात की थी 3-4 दिन पहले कि भी यार ऐसा यहाँ से थोड़ा सा एक बार आप देख लें, और उससे पहले टेस्टों में भी दिया था मैंने। ये भी जब डायग्राम की बात कर रहे थे मैंने कहा था कि हालांकि कम पूछे हैं मेरी अपेक्षा के अकॉर्डिंग, हम जब लैब असिस्टेंट वाला पेपर देख रहे थे उसके बाद में मैंने कहा था कि आपको कई डायग्राम पूछे जा सकते हैं 10-12, लेकिन तब मैंने ये कहा था कृषि वाला जो टॉपिक देख रहे हो सकता है कि आपको इनमें से कोई एक डायग्राम दे दें, और ऐसा ही उन्होंने किया है कि दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक आर्थिक क्रिया को दर्शाया गया है। तो ये चलवासी पशुचारण के क्षेत्र का जो एक तरह से एनसीईआरटी में से हमें चित्र दिया गया था, आप देखोगे तो ये आपको चलवासी पशुचारण के क्षेत्र उसमें दिखा रखे हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये भी एनसीईआरटी का सवाल है सीधा, पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मानव क्रियाकलाप मुख्यतः प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्योंकि ये विचार उस समय उभरा जब मानव प्रौद्योगिकी अत्यंत सीमित थी। तो कथन कारण दोनों से ही और उसकी व्याख्या है, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये मिल जाएगी कि प्रौद्योगिकी स्तर अत्यंत निम्न और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था थी और आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति में प्रबल शक्तियों के बीच में इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। तो यहां से एक तरह से ये प्रश्न आपका है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए पनामा नहर से संबंधित हम बात कर रहे थे कि भी पनामा नहर से या तो इन्होंने पूछा है कि कुल बंद तंत्र कितने हैं। यहाँ पे लास्ट के अंदर आप देखोगे 3 लोक और 6 बंद तंत्र की बात की गई है। इस प्रकार से ये लोक भी पूछे गए हैं, बंद तंत्र की भी बात पूछी गई है। ये भी एक तरह से एनसीईआरटी की लाइन ही है। पनामा नहर के अंदर यानी जल बंधकों की बात करते हो तो 3 लॉक्स की बात की गई और 6 जल बंध तंत्र हैं। तो यही प्रश्न यहाँ पे था कि पनामा नहर में कुल कितने जल बंधक तंत्र हैं, तो कितने हैं, 6 हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए कि ये भी बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है, पतनों के प्रकार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिया है अंत्रोपी पतन का एग्जाम्पल जो दे रखा था, यहाँ पे जो लिखे हैं एक शब्द तो ये दिया है, पेपर के अंदर भी कई बार मैंने दिए थे। अंत्रोपी अगर देखते हो तो रोटरडम की बात आ गई। फिर उसके बाद में मार्ग पतन या विश्राम पतन के अंदर दे रखा था उन्होंने, विश्राम पतन में ये नाम दिया था होनोलुलु। और नेक्स्ट उन्होंने दिया था नेवी पतन की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेवी पतन के अंदर अगर आप देखते हो तो कारवाड़ शब्द दे रखा था। तो ये है नेवी पतन, और नेवी पतन के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कारवाड़। तो ये प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से हमने कवर करने की कोशिश बात की। तेल पतन एस्क्विरा, आज विश्राम पतन की अगर बात करते हो तो होनोलुलु आ गया। अंत्रोपी पतन की बात करेंगे तो रोटरडम आ गया। नौसेना यानी कारवाड़ आ गया। ए ऑप्शन के अंदर ये आपके दे रखे हैं। फिर लास्ट जो प्रश्न इसके अंदर जो दिखाया है वो है ये, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं पर विचार कीजिए। तो कौन कौन सी यानी तृतीयक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित हैं। जनसंचार है वो तृतीयक से संबंधित है, चिकित्सा पर्यटन है वो तृतीयक से संबंधित है, सूचना उत्पादन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पे आप देखिए जो तृतीयक सेवाओं के जो एग्जाम्पल दिए हैं वो आप देखेंगे ये आ गए दोनों शब्द जो आपके जनसंचार से संबंधित बात की गई है और चिकित्सा पर्यटन से संबंधित बात की गई है। तो ये तृतीयक से संबंधित यानी आपका ए और सी जो है वो उत्तर रहेगा। इस प्रकार से हमने थोड़ी सी क्लास लंबी थी तो थोड़ा सा जल्दी यानी इसको करने का प्रयास किया, तो उत्तरों को देखने का प्रयास किया और नोट्स और एनसीईआरटी में से किस प्रकार से या अन्य जगह से यहाँ से जो हमें उत्तर मिले उनके ऊपर हमने बात की। कुछ इक्के दुक्के यानी जो बचे हैं उनके संदर्भ में भी अगर जैसे वक्त मिलेगा हम देखेंगे। और मैंने आपको बताया था कि भी आप इस नंबर के ऊपर मैसेज जरूर कर दें। अंकुश बोले 90-797-11-545 इस नंबर के ऊपर खुद का नाम और कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड के अंदर खुद के यानी नंबर है फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर वो दे, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग सके कि हमारी जो मेरिट है वो किस ओर जा सकती है। चलो इसी के साथ में धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं।